अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक लेक्चर मिस हुआ था हमारा 11 जो है वो उसकी आवाज़ वगैरह का इशू था, तो मैं वो आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वो रिपीट कर रहा हूँ, उसके जितने कंटेंट्स हैं मैं उसको सुकून से रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो आप लोग जो है वो उसकी जगह आप ये सुन लें। ठीक है जी, थैंक यू। चलें जनाब, हम उसको देखना शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सर अज्यूम करते हैं मेरे पास दो कंपनीज हैं। ठीक है जी, एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। ठीक है जी, मैं सर दोनों कंपनीज़ का PBIT अज्यूम कर रहा हूँ, PBIT अज्यूम कर रहा हूँ सर कोई 10,000 रुपये। कंपनी बी का भी PBIT अज्यूम कर रहा हूँ 10,000 रुपये। ठीक है जी, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं अज्यूम करता हूँ कंपनी ए में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डेट नहीं है। कंपनी बी में डेट है, जिसकी वजह से कंपनी बी को 2,000 रुपये का सूद सालाना पे करना पड़ता। सर कंपनी है जो टोटल पैसा है जो प्रॉफिट कमाती है वो सारे का सारा पैसा उठा के डिविडेंड के तौर पे दे देती है, जबकि कंपनी बी बेचारे के पास सिर्फ 8,000 का डिविडेंड बचता है क्योंकि वो 2,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सर इस मुल्क में जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं कोई टैक्सेस नहीं है। ठीक है जी, तो कोई हमारे पास टैक्स नहीं है। जो आया ए ने 100% उठाया, डिविडेंड के तौर पर दे दिया। बी ने इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बचा वो भी उठा के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर दे दिया। ठीक है जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ कंपनीज, ए की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आप कहोगे सर ए ने 100% डिविडेंड बांटा है 10,000 का। जो कंपनी बी है उसने एक तो डिविडेंड दिया है 8,000 रुपये का, ऐसा उसने एक तो डिविडेंड दिया 8,000 रुपये का, लेकिन साथ साथ उसने इंटरेस्ट भी अपने स्टेक होल्डर्स को पे किया कितने का? 2,000 रुपये का। तो सर अगर मैं देखूं तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने स्टेक होल्डर्स को 10,000 रुपये की है। तो सर अगर मैं कहूँ यार दोनों कंपनीज की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 10 और 10 की है, तो टेक्निकली दोनों कंपनीज अपने स्टेक होल्डर्स को एक जितना रिटर्न दे रही है। ए का एक ही स्टेक होल्डर है, बी के दो स्टेक होल्डर्स हैं, तो सर ये दोनों जो टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने स्टेक होल्डर्स को वो बराबर है। तो सर फिर हम जाते हैं सर थोड़ा सा पास्ट में और हम देखते हैं कि सर एक हमारे पास कानून है, दैट इज़ लॉ ऑफ वन प्राइस। भाई लॉ ऑफ वन प्राइस ये कहता है लॉ ऑफ वन प्राइस कि अगर ए और बी की रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, अपने स्टेक होल्डर्स को एक जितना रिटर्न देते हैं और बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी एक ही जैसे हैं, तो इन दोनों की मार्केट वैल्यू हर लिहाज से सेम होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक की मार्केट वैल्यू ज़्यादा और एक की मार्केट वैल्यू कम है। अगर दो हर लिहाज से आइडेंटिकल कंपनीज का रिटर्न भी बराबर है और अपने स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर है, स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, तो दोनों कंपनीज की मार्केट वैल्यू सेम हो। यानी सर दो एक कद काट की मुर्गियाँ, एक ही रंग व नस्ल की मुर्गियाँ, एक जैसी मुर्गियाँ, सर महीने में दोनों अगर 20-20 अंडे देती हैं तो दोनों की मार्केट वैल्यू सेम होनी चाहिए, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं होना चाहिए। ये हमें कहता है लॉ ऑफ वन प्राइस। तो मुझे बताएं सर क्या इन दोनों की मार्केट वैल्यू सेम होनी चाहिए? MM थ्योरी ने इस एस्पेक्ट को अपने पास अडॉप्ट किया है। MM थ्योरी ने कहा सर जब टैक्सेस नहीं होते हैं तो दोनों कंपनीज की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो गेड कंपनी है चाहे वो अनगेड कंपनी है, वो बराबर होती है और स्टेक होल्डर्स को रिटर्न एक जितना मिलता है। अच्छा जी, मैं अब अज्यूम कर रहा हूँ, मैं कंपनी ए को सिर्फ फोकस करूँगा। ठीक है जी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर कंपनी ए का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है से 20%। कंपनी बी के पास कोई डेट नहीं है तो कॉस्ट ऑफ डेट उसके लिए एक रेलेवेंट फैक्टर है। कंपनी ए का जो वैक है वो भी 20% होना चाहिए क्योंकि और कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, तो जो हमारा KE है वही हमारा वैक है। सर इससे मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है कितने की जनाब? 10,000 डिवाइड बाय 20। सर 10,000 डिवाइड बाय 20% मेरे पास आ जाएगा इस कंपनी का मार्केट वैल्यू। कितना देखो मार्केट वैल्यू जनाब? मार्केट वैल्यू कितनी है सर? मार्केट वैल्यू इसकी 50,000 रुपये। ठीक है। अच्छा सर चूँकि डेट तो कोई है ही नहीं तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट क्या हो जाएगा भैया? इसका क्या हो जाएगा? साथ साथ बता रहे हो सर? 0। बताएं इस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है सर? मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, टोटल फर्म की मार्केट वैल्यू 50,000। सर MM थ्योरी कह रही है कि यार चूँकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इसकी भी वैल्यू उसूलन 50,000 ही होनी चाहिए। हमने कहा भाई सही बात कर रहे हो, इसकी वैल्यू 50,000 ही होनी चाहिए। MM थ्योरी ये कहती है कि जनाब इसने 10% पे सूद पे ये पैसा लिया है और जो ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है वो लोन का 10% है, 10% सूद है। तो सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर मुझे एक चीज़ मैंने बचपन में पढ़ी है कि इंटरेस्ट ओवर KD इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट।
तो मुझे पता है इंटरेस्ट है कितना सर मेरे पास 2000 का। केडी कितनी है भैया मेरे पास 10% की। तो सर अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ रहा है कितने का 20,000 का। अब बताएं सर अगर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मेरे पास 20,000 है देन आई एम लेफ्ट विद अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ 30,000 एज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो मैं इस पर लिख रहा हूँ सर ये बैलेंसिंग फिगर है, बॉयफ्रेंड नहीं है भाई, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूँ कि 30,000 रुपये की इक्विटी मैंने एक बैलेंसिंग फिगर निकाली है तो मैं इससे क्या मालूम कर सकता हूँ। कैसे सर, ये कंपनी अपने 100% डिविडेंड को प्रॉफिट को उठा के डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से तो मेरे पास के आ जाना चाहिए। सर के निकालोगे 8,000 डिवाइड बाय 30,000 क्या आ रहा है, देखो के 8,000 डिवाइड बाय 30,000 कितना आ रहा है सर, सर आ रहा है 26.67%। वेरी गुड सर। तो मेरे बच्चों अगर मैं आपको कहूँ 26.67% ये आ रहा है, 10% मेरे पास के है, तो मैं वैक भी निकाल सकता हूँ। सर वैक हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। वैक है मेरे पास सर इक्विटी इंटू के प्लस डेट इंटू के डी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। अगर मैं इस फंक्शन को अप्लाई करूं तो सर इस कंपनी की इक्विटी है मेरे पास 30,000 की, के है मेरे पास 26.67% का, सर डेट है मेरे पास कितने का 20,000 रुपये का, के डी 10% है, दोनों को एडअप करूं तो 30 प्लस 20 ही हो जाता है मेरे पास 50,000। तो सर अगर मैं इससे मार्केट वैल्यू वैक निकालूं तो सर ये मेरे पास वैक निकल रहा है अराउंड कोई 20% का, ठीक है जी। वैक एक और तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड। वो है सर मेरे पास PBIT ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। PBIT कितने जनाब मेरे पास, सर 10,000 रुपये कंपनी ए की, कंपनी बी की भी है, मैं कंपनी बी की मार्केट वैल्यू मालूम कर रहा हूँ सर जी, ये वैक मालूम कर रहा हूँ सर 50,000 क्या आ रहा है सर मेरे पास 20%। तो सर अब ज़रा मैं अगर सर ये दोनों चीज़ें सामने रखूँ और MM थ्योरी की सारी बात सामने रखूँ, हमने MM थ्योरी ने सिर्फ लॉ ऑफ वन प्राइस को पिक किया, थ्योरी ऑटोमेटिकली उसकी बैठ गई। उसकी बैठ गई का मतलब है थ्योरी की कंटेंट सामने आ गया, प्रोपोजिशन सामने आ गई। MM थ्योरी ने कहा लॉ ऑफ वन प्राइस बिल्कुल सही है, तो चाहे आप जितनी भी गियरिंग कर लो, अगर आपकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मार्केट वैल्यू जो है वो दोनों कंपनीज़ की बराबर होनी चाहिए। अच्छा जी देखें, अब मैं तो कुछ प्रोपोजिशंस लिख लेता हूँ इसकी जब टैक्सेस नहीं, ठीक है जी। मैं राइट डाउन कर रहा हूँ कुछ प्रोपोजिशंस, ठीक है जी। पहली प्रोपोजिशन है इसकी सर, पहली प्रोपोजिशन ये कि ये कहता है जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेट कंपनी विल ऑलवेज बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ एन अनगेट कंपनी, ठीक है जी, इफ़ दे ऑपरेट इन सेम सेक्टर। अच्छा क्यों, बिकॉज इसकी अजम्पशन है कि वैक इज नॉट अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल गियरिंग या रिस्क, ठीक है जी। ये कहते हैं जनाब एक सेक्टर में अगर कंपनी ए और बी हैं, ए का डेट इक्विटी रेशो 0/100 है और बी का डेट इक्विटी रेशो 50-50 है और सी का डेट इक्विटी रेशो 70-30 है, सर इन तीनों का वैक सेम होगा, इन तीनों का वैक सेम होगा। वैक इज़ नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क। किसी का डेट इक्विटी रेशो कुछ भी हो, वैक सेम होगा, वैक सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनीज़ की मार्केट वैल्यू सेम है, ठीक है जी। अगर PBIT सेम हो तो मार्केट वैल्यू सेम है। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास वैक सेम है, दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ जनाब, KD reduces WACC but KE increases on the introduction of a loan as in such a way that benefits of reduced rate of KD is nullified, ठीक है जी। KD
reduces WACC and KE increases it back to सेम लेवल। ठीक है जी, ऐसा सर तो हमारी मार्केट वैल्यू अनचेंज रहती, चाहे हम कितनी भी गेयरिंग कर लें, ऐसा है, ये दिमाग में रहेगा सर। फिर सर ये थ्योरी ये भी कहती है कि KE ऑफ अ गेट कंपनी कैन बी मॉडल्ड KU प्लस KU माइनस KD इंटू D ओवर E। आप चेक कर सकते हैं सर इसको। KG बराबर है KU कितना जनाब 20% इस सवाल में, प्लस इंटू 20 ओवर 30। भाईजान ये भी हमारे पास 26.67 ही आ रहा है, ऐसा है। अब बताएं सर, मैं फिर आपसे पूछूं, दोनों की मार्केट वैल्यू इसलिए बराबर है कि दोनों का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है, ऐसा है। अब अगर मैं इसी थ्योरी का कंपेयर करूं MM थ्योरी विद टैक्सेस के साथ, जो आपने सेक्शन 11 में आधे में देखा है, तो इसको ज़रा सा कॉपी कर लें, देख लें, एक नज़र घुमा लें। ठीक है जी, मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ सर, थैंक यू। अच्छा जी, हम जाते हैं सर अब MM थ्योरी विद टैक्सेस को देखने के लिए। ठीक है जी, अगर मैं MM थ्योरी विद टैक्सेस देखने जाऊँ तो सर मेरे पास यहाँ पर काफ़ी मामला चेंज हैं, और मेनली जो लेक्चर 11 था वो इसी पे फोकस कर रहा था, जिसकी आवाज़ बंद हुई थी। सर मेरे पास से दो कंपनीज़ हैं A और B। ठीक है जी, गौर से देखिएगा दोस्त, सर दोनों का PBIT मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास सेम था, 10,000 और 10,000। ठीक है जी, सर A कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा था, B इंटरेस्ट पे कर रहा था सर कोई 2,000 रुपये का। सर ये 10,000 रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसके पास जो प्रॉफिट सब्जेक्ट टू टैक्स है वो 8,000 आ रहा है। ठीक है जी, अब सर दोनों ने अपने अपने प्रॉफिट्स डिक्लेयर कर दिए बिफोर टैक्स, अब इस पे लगा टैक्स है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर 30% मेरे पास टैक्स रेट है, 3,000 रुपये इस पर टैक्स लगा, 2,400 रुपये का टैक्स इस पर लगा। ठीक है जी, 30% के हिसाब से। ठीक है जी, अब बताएं सर, इन दोनों ने जो प्रॉफिट रजिस्टर किया 7,000 रुपये इसने कमाए, और सर कोई 5,600 रुपये इसने कमाए। अब दिमाग में रखिएगा लॉ ऑफ वन प्राइस को, दिमाग में रखिएगा। अब बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ सर मेरे पास टोटल डिस्ट्रीब्यूशन A और B की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कहोगे सर A की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डिविडेंड कितना जी 7,000 रुपये का। सर B की जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिविडेंड है सर 7,000 का, और सर उसका जो इंटरेस्ट है, सॉरी 7,000 नहीं है, ये है 5,600। ठीक है, ये 5,600। ठीक है, और सर इसने 2,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है, तो सर ये मिला के हो गया 7,600। अब एक चीज़ तो मुझे अपेरेंटली नज़र आ रही है कि एक कंपनी ने टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो 7,000 का किया, और दूसरी कंपनी का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 7,600 का। तो मैं अगर आपसे पूछूं सर आसान उर्दू ज़ुबान उर्दू भाषा में कि मेरे पास कौन सी कंपनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पा रही है, एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास है सर? सर एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है 600 रुपये की। तो भाई कैसे ला रही है एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ से ला रहा है, कहाँ है, क्या रीज़न है इस एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन का? दोनों ने जब PBIT सेम कमाया और दोनों ने अपने 100% चीज़ें बांट दी, तो ये बराबर होना चाहिए। नहीं सर, सारा मसला आया यहाँ से। सर A ने कम टैक्स पे किया है, सर A ने ज़्यादा टैक्स पे किया है, B ने कम टैक्स पे किया, और B ने जितना कम टैक्स पे किया है उसी से ये अमाउंट जो है वो जनरेट हुई है। इसका मतलब ये है कि सर B ने इंटरेस्ट पे किया, जिसकी वजह से B को सर फ़ायदा हुआ, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ, उसका टैक्स कम हो गया, उसका टैक्स रिड्यूस हो गया। ठीक है जी बेटा। सर इसमें जो 600 रुपये का जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, जस्ट बिकॉज के इसने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट की वजह से इसका टैक्स कम हो गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई, गौर से सुनना ज़रा दोस्त, इसको यहाँ से चुरंगी से ले जाऊँ, रास्ता बीच में ख़राब करा था ना। अच्छा जी सर, अब अगर मैं आपसे कहता हूँ सर अज्यूम करो कि इसका KE है मेरे पास से 16%। ठीक है जी, इसमें तो कोई डेट नहीं है। ठीक है जी, इसका वैक मुझे मालूम करना है। सर वैक मालूम करना बहुत आसान है, क्यों? जो इसका KE है वो इसका वैक है, ऐसा है सर, जो इसका KE है वही इसका वैक है, क्योंकि सर इसमें कोई गियरिंग नहीं है। अब बताएं सर, अगर मैं आपको कहूँ कि इस KE, KD और वैक से अगर आप इस कंपनी के
इक्विटी की मार्केट वैल्यू निकालने जाएंगे तो सर बड़ा आसान है, आप एक काम ये कर लें, 7,000 रुपये को डिवाइड कर लें 16% से। ठीक है जी सर, अगर मैं 7,000 रुपये को डिवाइड करता हूँ 16% से तो मेरे पास सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी रिपोर्ट होती है 43,750। डन। अच्छा जी, फिर मैं आपसे कहता हूँ सर इसका मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डेट तो है ही नहीं सर इसके अंदर, तो ये आ रहा है 43,750। अब बोर्ड में लिखना दोस्त, ये मेरे पास एक अनगेड कंपनी की वैल्यू आ गई। क्या मैं कह सकता हूँ कि गेड कंपनी की भी वैल्यू यही होगी? हैं, क्या मैं कह सकता हूँ गेड कंपनी की भी वैल्यू यही है? कि सर अगर गेड कंपनी की वैल्यू यही है तो फिर लानत है उस बंदे पे जिसने लॉ ऑफ वन प्राइस पेश किया था। उस बंदे ने ये कहा था कि जब दो कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो तो मार्केट वैल्यू सेम होगी, लेकिन यहाँ सर गेड कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो उसूलन इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। अब मुझे ये मालूम करना है कि कितनी हायर होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ये अब हमने मालूम करना है सर। चलो जी, इसके लिए ना एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। मुझे बताओ आपको ये इस बात पे ईमान है कि के हमेशा ज़्यादा होता है केडी से? क्यों ज़्यादा होता है? इसलिए ज़्यादा होता है कि सर शेयर होल्डर ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, डेट वाला जो है उसका कोई रिस्क नहीं है, उसका कैश फ्लो बड़ा कांस्टेंट है। तो सर जब डिविडेंड के कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करते हो के से और इंटरेस्ट के कैश फ्लोज को आप डिस्काउंट करते हो के से, तो ये सेंसिबल लगता है। क्यों? इंटरेस्ट के कैश फ्लोज में वॉलेटिलिटी यानी रिस्क कम है, कांस्टेंट रहेगा कैश फ्लो। डिविडेंड को आप ये नहीं कह सकते कि सर ये ज़िंदगी भर सेम रहेगा, हमारा अंदाज़ा होता है, लेकिन वी ऑल नो इन आवर हार्ट्स कि यार हालात चेंज होंगे, मामला चेंज होंगे, डिविडेंड में वॉलेटिलिटी आ सकती है, कोई कांस्टेंट फिक्स नहीं है। हाँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअली फिक्स्ड है, इंटरेस्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअली फिक्स्ड। तो इसको डिस्काउंट करने के लिए एक छोटा रेट लिया जाता है, इसको डिस्काउंट करने के लिए एक बड़ा रेट लिया जाता है। तो याद रखना, जब भी इक्विटी से रिलेटेड कैश फ्लोज होंगे वो के से डिस्काउंट होंगे और डेट से रिलेटेड जो कैश फ्लोज होंगे वो के से डिस्काउंट होंगे। अब आए जरा ऊपर सर, सुने मुझे बताओ 600 रुपये का जो अमाउंट है ये कैसे आया सर? सीधी सी बात है, हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पे करने की वजह से पीबीआईटी कम हुआ, पीबीटी कम हुआ, पीबीटी की वजह से टैक्स कम हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जितना डेट है अगर उसको मल्टीप्लाई करूँ मैं केडी से तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ये मानते हो? और इंटरेस्ट को अगर मैं टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा सर टैक्स सेव्ड टैक्स सेव्ड ड्यू टू इंटरेस्ट पेमेंट। ऐसा चलिए चेक कर दें। सर मेरे पास डेट है 20,000 रुपये का। सर ये आपको किसने बताया? सर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा केडी 10% है और हमारा डेट 20,000 रुपये का। ठीक है जी, अब बताएं अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है। तो सर अगर आप डेट को केडी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। कितना बाबू हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस? सर 2,000 रुपये का। इस 2,000 की वजह से हमारा 30% टैक्स बच गया, यानी कि 600। तो मैं कह सकता हूँ कि सर डेट इंटू के डी इंटू वॉट इंटू टैक्स रेट, ये मेरे पास है 1 साल की टैक्स सेविंग्स। 1 साल की टैक्स सेविंग्स, हर साल ये टैक्स बचेगा, हर साल ये टैक्स बचेगा। कितना टैक्स बचेगा हर साल? 600। कितना टैक्स बचेगा हर साल? 600। ये कब तक बचता रहेगा? परपेचुटी में। मुझे बताओ इसको डिस्काउंट करूँ मैं किससे, के से या के से? अगर ये परपेचुटी है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा एक सर्टन रेट से और इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मुझे निकालने सारे टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू जो मुझे फ्यूचर में मिलेगी। तो अगर मैं सारे टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर में जो टैक्स सेविंग्स मिलने वाली उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मैं उसको किस रेट से डिस्काउंट करूँ, के से या के से? अब लॉजिकल बात है कि ये टैक्स सेविंग्स डेट की वजह से आ रही है या इक्विटी की वजह से आ रही है? सीधी सी बात है डेट की वजह से। तो मैं उसको डिस्काउंट करूँ किससे सर? के से। सर के से डिस्काउंट कर रहे हैं परपेचुटी समझ के, तो मुझे बताएं आपको नहीं लगता कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर टैक्स सेविंग्स इज इफेक्टिवली डी इंटू टैक्स रेट? ऐसा है। क्या मैं कह सकता हूँ कि मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेड कंपनी अनगेड कंपनी से ज़्यादा होगी, और सिर्फ ज़्यादा किस लिए होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
टैक्स सेविंग्स की वजह से। जितना फ्यूचर में टैक्स सेव हो रहा है, जितना मैं एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो टैक्स सेविंग्स की वजह से आ रहा है। और जितना एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करूँगा फ्यूचर में सर, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू बराबर है इस अमाउंट के। क्या मैं कह सकता हूँ सर, मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेट कंपनी इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ एन अनगेट कंपनी प्लस इट्स डेट इनटू टैक्स रेट, ऐसा। तो मैं इसको डी इंटू टी कर दूँ, ऐसे लिख दूँ। सर ये कहाँ से आया, ये बेटा यहाँ से आया। ये कहाँ से आया सर, ये ऊपर से आया, यहाँ से आया, ऐसा। अब बताएं, मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ अनगेट कंपनी गिवन है, हाँ सर 43750 ये गिवन है। तो मैं अगर इसको यहाँ रखता हूँ 43750 प्लस डेट कितना है सर मेरे पास, डेट सर 20,000 इनटू टैक्स रेट दैट इज़ 30%। तो गेट कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जानी चाहिए कितनी जनाब, कितनी दोस्त, कितनी निकालें ज़रा सर। सर ये 6000 हो जाएगा। तो सर मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेट कंपनी इक्वल्स टू 43750 प्लस 6000। अगर मैं इन सबको एडअप करता हूँ तो ये हो जाता है सर 49750। अब बताएं सर, अब बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू यहाँ 43750 नहीं है, बल्कि सर ये है मेरे पास, कहाँ गया, 49750। अब अगर ये 49750 है तो इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास ये 29750 है, ऐसा है। ये मेरे पास 29750 ऐसा है। और अगर ये मेरे पास सर 29750 है तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ सर, सॉरी मैं सर अब निकाल रहा हूँ के कैसे निकलेगा सर, के निकलेगा मेरे पास डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कितना सर डिविडेंड, 5600 डिवाइडेड बाय 5600 डिवाइडेड बाय सर मेरे पास 29750, यह आता है सर मेरे पास 18.82, ऐसा है। तो सर मेरे पास ये 18.82 आ गया। अब अगर मैं वैक निकालने जाऊँ ना, चूँकि दोनों कंपनीज़ की मार्केट वैल्यू सेम नहीं है ना, तो वैक भी सेम नहीं होगा। ठीक है जी, सीधी सी बात है, इसका वैक कम होगा। कैसे निकालूँ वैक सर, बड़ा आसान है सर वैक निकालना। बड़ा आसान है सर। वैक ऑफ अ गेट कंपनी मैं निकाल रहा हूँ सर PBIT ओवर 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द इंटायर फर्म। अब बताएं सर, मेरे पास गेट कंपनी की मार्केट वैल्यू के लिए मुझे, सॉरी वैक निकालने के लिए मैं अगर निकालने जाऊँ सर, मेरे पास PBIT कितना है, 10,000 रुपये का। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ सर 1 माइनस 30% डिवाइडेड बाय 49750। सर जब मैं 7000 को 49750 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सर जवाब आएगा, सर ये आएगा 14.07035, ऐसा है। अब बताएं सर ये क्या हो गया, ये तो वैक कम हो गया, 14.07035, ये तो कम हो गया भाई वैक, हैं जी। मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई हैं। अब बताएं MM यहाँ क्या कह रहा है, MM इधर क्या कह रहा है, MM यहाँ ये कह रहा है कि सर जब आप डेट लोगे ना, इंक्रीज इन gearing will have two impacts. KD will push back डाउनवर्ड्स। KD आएगा तो वैक कम होना शुरू हो जाएगा, क्यों KD कम है KE से। ठीक है जी, जब KD आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर में तो KE से कम है, तो KE जो है वो मतलब कि एक महंगा कैपिटल है, KD जो है वो एक सस्ता रेट है, तो वैक को कम करेगा। ठीक है जी, टैक्स सेविंग्स विल पुश वैक डाउन एंड मार्केट वैल्यू अप। ठीक है जी, फिर ये कह रहा है जनाब KE विल इंक्रीज बट विल नॉट बी एबल टू eliminate the benefits कौन से, 1 और 2 benefits of debt introduction। 100% ये नहीं खा सकेगा सर,
के ई बढ़ेगा लेकिन अब इतना नहीं बढ़ पाएगा कि वैक को कांस्टेंट रख सके। तो सर मुझे एक बात बताएं, अब बताएं इसमें जो फंक्शंस होंगे, वो कह रहे हैं फंक्शन थोड़े तो चेंज हो जाएंगे, फंक्शन थोड़े तो चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे? देखें, एक तो एक बड़ी बेसिक बात हम करते हैं जनाब, वो हम ये करते हैं कि सर जब डेट आता है तो शेयर होल्डर्स को नुकसान है, लेकिन डेट आने की वजह से सर शेयर होल्डर को फ़ायदा भी है। कैसे? सर डी इंटू टी जो टैक्स सेविंग्स होंगी वो शेयर होल्डर्स को बचेंगी। ऐसा है, डेट के आने से नुकसान पर डेट के ऊपर टैक्स सेविंग से फ़ायदा, ऐसा है। तो मैं कह सकता हूँ कि नुकसान माइनस फ़ायदा नेट कर दूँ। तो सर अगर मैं इसमें से डी कॉमन ले लूँ, 1 माइनस टी, तो मैं आपसे कहता हूँ जनाब नेट इफेक्ट ऑफ डेट ऑन शेयर होल्डर्स। अब बताओ सर, डेट का इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं होगा शेयर होल्डर्स पे, डेट आएगा लेकिन सर टैक्स सेविंग्स की वजह से हमारा जो है वो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी भी। तो अब डेट का जो नेट इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, वो डेट नहीं है खाली, सिर्फ डेट है, डेट माइनस टैक्स सेविंग्स है। तो मुझे एक बात बताएं, जब मैं ये फंक्शन लिखता था के जी इक्वल्स टू के यू प्लस के यू माइनस के डी, ये याद रखना ये हमेशा प्री टैक्स होगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय डी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई, मैंने सर डेट को आफ्टर टैक्स कर दिया, डन। अब चेक करो ये इस पर अप्लाई हो रहा है सर। के जी इक्वल्स टू के यू कितना जी 16% प्लस 16% माइनस 10%, डेट है मेरे पास सर 20,000 का, मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 29,750। सर कैलकुलेट करो उसको सर, 14,000 डिवाइडेड बाय 29,750, ये आ जाता है, ठीक है, प्लस है मेरे पास 0.16, ये आ जाता सर मेरे पास के जी 18.82%, जो कि ऊपर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है जी। फिर सर मैंने एक फंक्शन की वीडियो आपसे अभी शेयर करनी है, साथ में दूसरी वीडियो आप देखोगे ना, तो वैक ऑफ अ गेट कंपनी इक्वल्स टू के यू, यानी वैक ऑफ एन एन गेट कंपनी इंटू 1 माइनस डी इंटू टी। ये मैंने प्रूफ किया हुआ है सर, उसके अंदर आप सुकून से देख लेना, ई प्लस डी, ये मैंने प्रूफ किया हुआ है फंक्शन, जो दूसरी वीडियो इसके साथ लगा के दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। बताएं के यू कितना है सर मेरे पास 16% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स सेविंग्स 20,000 इंटू एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कैपिटल कितना जी 49,750। तो ये आपके पास आ जाएगा सर वैक ऑफ अ गेट कंपनी 0.0735 ऐसा। तो सर अगर मैं इसकी समरी लिखूं सर, तो मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करूं, ठीक है जी, विदाउट टैक्सेस और विद टैक्सेस। सर मेरे पास नंबर 1 वैक ऑफ अ गेट कंपनी इक्वल्स टू वैक ऑफ एन गेट कंपनी, ये कहता है नहीं, वैक ऑफ अ गेट कंपनी विल बी लेस देन वैक ऑफ एन गेट कंपनी, लेस होगा, ठीक है जी। ये कहता है कि सर मेरे पास इफ पी बी आई टी इज सेम, मार्केट वैल्यू ऑफ अ अनगेट कंपनी इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेट कंपनी। ये कह रहा है ऐसा नहीं है भाई, इवन इफ पी बी आई टी इज सेम, market value of a gate company will be higher than by the amount of tax savings। याद है? तीसरी चीज़ सर ये कहता है जनाब मेरे पास वैक will remain constant so as the market value of company, ठीक है जी। if gearing increases,
ये कहता है नहीं 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 नहीं, वैक विल स्टार्ट रिड्यूसिंग एंड market value will start increasing as gearing increases। ठीक है जी। तो मुझे पता कंपनी की मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज कब होगी, जितना डेट ले सकते ले लो। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस वैल्यू से इस वैल्यू कैसे पे जाएंगे हम। ठीक है जी। ये सर अगर हमने डेट लिया तो डेट लेने के बाद ये हमारे पास आ गया होगा, फिर इसके बाद हमने मार्केट वैल्यू निकाली होगी कैसे, 43,750 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 0.3। जब ये निकाल ली तो सर मैंने इक्विटी की बैलेंसिंग फिगर रख ली, मैंने वर्कआउट कर लिया के को भी के डी को भी, और मैंने इन फंक्शन से उसको प्रूव भी कर दिया। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ में आ जाए। जो सवालात हैं वो इसी पैटर्न पे सॉल्व हो जाएंगे, आप उठा के देख लीजिएगा। इन केस अगर दोबारा मसला परसिस्ट करता है, मैं बैठा हूँ, आपको दोबारा जवाब दे दूँगा। ठीक है जी। थैंक यू।